नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं, अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हर तरह की वीडियो देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए, अथवा राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका एक ही आंसर होगा। इसमें आंसर में दिया हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उन सामाजिक आंदोलनों को सम्मिलित किया जा सकता है जो मुख्यतः राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता, राष्ट्रीय एकात्मकता तथा राष्ट्रीय संगठन से संबंधित होते हैं। विदेशी चंगुल से राष्ट्र को कराने का प्रयास अथवा अपने ही राष्ट्र में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने संबंधी आंदोलन इसी श्रेणी में आते हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन नामक सत्याग्रह, सर्वोदय आदि आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन हैं। जिसमें राष्ट्रीय आंदोलनों की मुख्य विशेषताएं यह हैं, निम्नलिखित दी हुई हैं। नंबर 1 पर है, राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीयों में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की। तिलक व विपिन चंद्र पॉल जैसे नेताओं ने जनता को आत्मसम्मान का संदेश दिया। उन्होंने जनता को सिखाया कि उनकी बुरी अवस्था को दूर करने को उपाय करने अपने हाथों में है। आत्मविश्वास ने राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार करने की प्रेरणा को भी जन्म दिया। नंबर 2 पर पॉइंट दिया हुआ है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने देश में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों में जनमत तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी समस्याओं को दूर करने हेतु अधिनियम बने। नंबर 3 पॉइंट दिया हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन ने शिक्षा प्रचार के वैचारिक पहलू को महत्व प्रदान किया। शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाने के साथ ही जनतंत्र, राष्ट्रवाद एवं आमूल परिवर्तन से संबंधित पाश्चात्य विचारों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया। शिक्षित भारतीय जुझारू राष्ट्रवाद के सबसे अच्छे प्रचारक एवं अपनाने वाले हो गए। नंबर 4 पॉइंट दिया हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता हेतु गांधी जी ने सामाजिक सुधार के लिए अपने प्रयास किए। उन्होंने समाज सुधार हेतु सत्याग्रह आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन आदि किए। नंबर 5 पॉइंट दिया हुआ है, स्त्रियों और अनुसूचित जातियों को समाज में समानता का अधिकार दिलाने में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का स्वतंत्रता हेतु संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इसका विस्तार से देखते हैं। ब्रिटिश सरकार को टालमटोल नीति से कांग्रेस के नेता बहुत ही असंतुष्ट थे। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज सरकार भारतीयों को सत्ता नहीं सौंपना चाहती, तब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी ने देशवासियों को नारा दिया, करो या मरो। इस प्रस्ताव के पारित होने के अगले दिन ही अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की आग सारे देश में फैल गई। राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। सारे देश में स्थान स्थान पर उग्र प्रदर्शन हुए। स्कूल, कॉलेज, कारखाने बंद हो गए। स्थान स्थान पर रेलवे स्टेशन, डाकखाने, तार घर तथा पुलिस थानों को जला दिया गया। अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी शासन का नामो निशान मिटा दिया और स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। अंग्रेजी सरकार ने भी आंदोलन को कुचलने के लिए अनेक प्रयास किए। जगह जगह विद्रोहियों पर मशीन गनों से गोलियां बरसाई गईं, वायुयानों से बम गिराए गए। परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में युवक शहीद हुए। यद्यपि अंग्रेजी सरकार इस आंदोलन को कुचलने में सफल हो गई, तथापि इस आंदोलन ने जन जागृति का एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि आंदोलन की समाप्ति के लिए कुछ वर्षों के बाद ही अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन क्या था। तो असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ें तो असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
इसको विस्तार से देखते हैं। असहयोग आंदोलन का सविस्तार वर्णन करने से पूर्व यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि उस समय एक कांग्रेस का कोई व्यापक संगठन नहीं था और बिना एक देशव्यापी संगठन के किसी बड़े आंदोलन को चलना असंभव था। अतः गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस में महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन किए गए और उसे वास्तव में एक व्यापक राजनीतिक दल का रूप देने का प्रयत्न किया गया। 4 आने की नियमित सदस्यता निश्चित की गई। गांव, तहसील, जिला और नगर स्तर पर समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों की भाषा के आधार पर संगठित किया गया और 13 सदस्यों की एक स्थायी कार्यकारी समिति का निर्माण भी किया जिसका नाम था वर्किंग कमेटी। ये परिवर्तन 1920 ईस्वी की कांग्रेस में स्वीकृत कर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलनों के कारण। तो इसमें कॉजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। प्रारंभ में गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी थे, किंतु उन्होंने अंग्रेजों का असहयोग क्यों किया? इसके गंभीर कारण थे जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पर था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि यह युद्ध वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और प्रत्येक देश को आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। भारत के विषय में भी यह घोषणा की गई थी कि भारत को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी और स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थाओं का विकास किया जाएगा। नंबर 2 पर था रोलट एक्ट। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि 18 मार्च 1919 ईस्वी में रोलट एक्ट पारित किया गया। इसको 21 मार्च को लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। शांति काल में ऐसा विधेयक बर्बरतापूर्ण था। नंबर 3 पर था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसे तो हर कोई भी जानता है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में रोलट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी। उस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए तथा हजारों लोग घायल हो गए। नंबर 4 पर था पंजाब में दमन चक्र। जलियांवाला बाग कांड के बाद सरकार ने पंजाब में आतंक का राज्य कायम कर लिया। अमृतसर में सैनिक कानून लागू किया और 2 महीने तक कर्फ्यू लगाए रखा। बिजली तथा पानी काट दिए गए। नंबर 5 पर था 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति सफल हो गई थी और रूस में एक नए समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई थी। भारतीयों ने इस क्रांति से यह प्रेरणा ली कि जब रूस की जनता संगठित होकर रूस के जार की तानाशाही को समाप्त करके अपना राज्य कायम कर सकती है तो भारत की जनता अंग्रेजी शासन का अंत क्यों नहीं कर सकती। इससे स्पष्ट है कि इस क्रांति ने भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु त्याग, बलिदान तथा संगठन की भावना पैदा कर दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के लक्ष्य तथा कार्यक्रमों को संक्षेप में बताइए। तो इसका आंसर होगा आंदोलन के लक्ष्य तथा कार्यक्रम, प्रोग्राम्स एंड एम्स ऑफ द मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा आंदोलन के 2 लक्ष्य थे, रचनात्मक और ध्वंसात्मक। पहले की प्राप्ति के लिए निश्चय किया गया कि तिलक स्वराज कोष के नाम पर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाए जिससे असहयोग कार्यक्रम का व्यय चलाया जा सके। 1 करोड़ स्वयंसेवक यानी कि वॉलंटियर भर्ती किए जाएं जो बहिष्कार आदि कार्यों में सहायता दे सकें और 20 लाख चरखे में वितरित किए जाएं जिससे बेरोजगारों को धंधा मिल सके और स्वदेशी का प्रचार हो सके। ध्वंसात्मक कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं। नंबर 1 पर थी वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार और न्याय के लिए लोक न्यायालयों की स्थापना। नंबर 2 पर था सरकारी अथवा सरकारी मान्यता सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। नंबर 3 पर था विधानसभा तथा प्रांतीय परिषदों के चुनावों का बहिष्कार। नंबर 4 पर था सम्मान तथा उपाधियों का परित्याग और राजकीय समारोहों का बहिष्कार। नंबर 5 पर था अंग्रेजी माल का बहिष्कार। नंबर 6 पर था मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध। तो यह थे आपके सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, असहयोग आंदोलनों की प्रगति की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर होगा आंदोलन की प्रगति यानी कि प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट। इसका विस्तार से देखें।
आंदोलन ने सारे देश में उथल पुथल मचा दी और जनता में उत्साह की अभूतपूर्व लहर दौड़ गई। कांग्रेस ने पार्षदों के चुनाव में भाग नहीं लिया, अपने सब प्रत्याशी चुनाव मैदान से हटा दिए गए और सभी स्थानों पर गैर कांग्रेसी प्रत्याशियों का निर्वाचन हो गया। यद्यपि चुनावों का बहिष्कार सफल नहीं हुआ, किंतु उससे यह अवश्य स्पष्ट हो गया कि नए संविधान के अंतर्गत निर्वाचित पार्षदें भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं। वकालत के पेशे का बहिष्कार पहले मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजेंद्र प्रसाद आदि चोटी के वकीलों ने किया। उनका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ा। प्रारंभ में तो लगभग 1000 वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अनेक प्रांतों में, विशेषकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लोक न्यायालयों और न्याय पंचायतों की स्थापना हुई। बंगाल में तो एक समय ऐसा आया जब उनकी संख्या राजकीय न्यायालयों से भी अधिक हो गई। छात्रों ने स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार में विशेष उत्साह दिखाया। हजारों की संख्या में छात्रों ने विद्यालय और महाविद्यालय छोड़ दिए। इस आंदोलन ने बंगाल, पंजाब और गुजरात में विशेष जोर पकड़ा। सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई, जैसे अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसे बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, वाराणसी में काशी विद्यापीठ और अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर होगा, कांग्रेस जो नीतियां 35 वर्षों से प्रयोग में ला रही थी, उसने 1919 की घटनाओं में परिवर्तन ला दिया। 31 जुलाई 1920 को तिलक की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस की समस्त बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में आ गई थी। इस प्रकार परिस्थितियां बदल चुकी थीं और ऐसे समय में गांधी जी ने कांग्रेस की नीति में परिवर्तन करने का निश्चय किया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में एक अधिवेशन किया गया। इसी में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लाला लाजपत राय ने इस प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए कहा था कि भारतवासियों के पास अब इसके सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन को स्वीकार करें तथा तब तक इसको चलाएं जब तक कि उक्त त्रुटियां दूर ना हों और स्वराज्य की स्थापना ना हो। अंततः महात्मा गांधी के प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में बहुमत से पास कर दिया गया था, परंतु इस आंदोलन को प्रारंभ करने में कांग्रेस के सदस्यों में मतभेद था। इसलिए दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस का पुनः अधिवेशन किया गया। नागपुर अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन से अधिक सफल रहा था, अतः कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को आरंभ करने का पूरा इरादा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8th क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की योजनाओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर होगा, असहयोग आंदोलनों की योजनाएं यानी कि प्लान्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसको निम्न प्रकार से 2 पक्षों में विभाजित कर दिया गया। नंबर 1 नकारात्मक पक्ष थे, जिसके कुछ पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, स्थानीय संस्थाओं से सरकार के द्वारा मनोनीत स्थानों से त्यागपत्र देना। नंबर 2 पर सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रकार की पदवियों को त्यागना। नंबर 3 पर था सरकार द्वारा आयोजित जलसों आदि में भाग न लेना। नंबर 4 था जनता तथा वकीलों के द्वारा सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना। नंबर 5 था सरकारी स्कूलों व कॉलेजों से विद्यार्थियों को हटाना। नंबर 6 था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना आदि। एवं इसमें पॉइंट नंबर 2 यानी कि सकारात्मक पक्ष में जो पॉजिटिव फॉर्म थी वो थी। नंबर पॉइंट फर्स्ट है, सरकारी कौंसिलों के स्थान पर कांग्रेस की संस्थानों की स्थापना करना। नंबर 2 राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना करना। नंबर 3 राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना करना। नंबर 4 हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करना। नंबर 5 पर था छुआछूत वर्ग विभेद समाप्त करना। नंबर 6 पर था विदेशी कपड़े तथा वस्तुओं का प्रचार करना। नंबर 7 पर था प्रत्येक घर में चरखे का पुनः प्रयोग आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का स्वतंत्रता हेतु संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था। इसका पूरा आंसर होगा ब्रिटिश सरकार को टोल मटोल नीति से
कांग्रेस के नेता बहुत ही असंतुष्ट थे जब उन्हें यह विश्वास हो गया था कि अंग्रेज सरकार भारतीयों को सत्ता नहीं सौंपना चाहती। तब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी जी ने देशवासियों को नारा दिया, करो या मरो। इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात अगले दिन ही अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की आग सारे देश में फैल गई थी। राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था। सारे देश में स्थान स्थान पर उग्र प्रदर्शन हुए। स्कूल, कॉलेज, कारखाने बंद हो गए। स्थान स्थान पर रेलवे स्टेशन, डाकखाने, तार घर तथा पुलिस थानों को जला दिया गया। अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी शासन का नामो निशान मिटा दिया और स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। अंग्रेजी सरकार ने भी आंदोलन को कुचलने के लिए अनेक प्रयास किए। जगह जगह विद्रोहियों पर मशीन गनों से गोलियां बरसाई गईं, वायुयानों से बम गिराए गए। परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में युवक शहीद हुए। यद्यपि अंग्रेजी सरकार इस आंदोलन को कुचलने में सफल हो गई तथा इस आंदोलन ने जन जागृति का एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि आंदोलन की समाप्ति के कुछ वर्षों के बाद ही अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1942 ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1941 अवज्ञा और प्रतिरोध को भावना में बदला जाए। हालांकि शुरू में यह अवज्ञा ब्रिटिश अधिकारियों को मनमाने आदेशों को विरुद्ध होगी, लेकिन बाद में इसे आक्रांता के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में बदला जा सकेगा। एक के प्रति दबूपन और बशवर्तीता का फल यह होता है कि दूसरे के प्रति भी वही रुख रहता है और इसका फल लादना और अधोगति होता है। घोर विषाद में गांधी जी ने अपने मन में भारत से अंग्रेजों की वापसी का विचार बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लेख में लिखा, भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि बहुत अधिक जान पड़ता हो तो यहाँ अराजकता ही हो जाने दो। उनकी सम्मति थी कि भारत से अंग्रेजों की पूर्ण और तत्काल वापसी से संस्कृत राष्ट्रों का पक्ष विशुद्ध नैतिक आधार पर टिक जाएगा। उन्होंने अपनी बात को और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि अंग्रेजों के हट जाने से उनका अभिप्राय केवल अंग्रेजों के प्रभुत्व के हट जाने से है। ब्रिटिश प्रभुत्व के हट जाने के बाद भारत और ब्रिटेन के मध्य एक संधि होगी जिसमें वे शर्तें नियम की जाएंगी कि उनके अनुसार युद्ध के दिनों में ब्रिटिश, रूस, संस्कृत राष्ट्रों की सेनाएं भारत में रह सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व एवं सफलताओं को संक्षेप में बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व सफलताएं आपको बताते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसको विस्तार से देखते हैं। यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इस आंदोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर सकना संभव नहीं रहा। इस आंदोलन के दूरगामी महत्वपूर्ण परिणाम निकले जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अगस्त आंदोलन ने भारतीय जनता को पूर्ण स्वतंत्रता का दीप प्रज्वलित करने की प्रेरणा दी। नंबर 2, आंदोलन ने देश की जनता में असाधारण जागृति उत्पन्न कर दी। नंबर 3, आंदोलन के कारण जनता में सरकार का सामना करने के लिए उनके साहस और शक्ति में वृद्धि हुई। नंबर 4, आंदोलन का क्षेत्र और प्रभाव देशव्यापी था। ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट हो गया था कि दमन या अत्याचार करके असंतोष को नहीं रोक सकेंगे। नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन ने विदेशों में भी भारत की स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वयं ब्रिटिश जनमत को भारतीयों ने अपने पक्ष में किया। नंबर 6, इस आंदोलन से उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप सन 1946 में जल सेना का विद्रोह हुआ जिसने भारत में ब्रिटिश शासन पर और भयंकर चोट की। नंबर 12 दिया है क्वेश्चन का, भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा, कर्मधारों के गिरफ्तार हो जाने के परिणाम स्वरूप जनता निर्देशहीन होकर असमंजस में पड़ गई। जनता के सम्मुख कोई निर्देश या कार्यक्रम नहीं था। गांधी जी के केवल कुछ वाक्य थे, मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के शेष नेताओं ने
की ओर से 12 सूत्रीय कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया गया, जिसकी प्रतिलिपियों को सरकार ने जब्त करने का प्रयास किया। इस 12 सूत्रीय कार्यक्रम में संपूर्ण देश में हड़ताल करने, सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने और लगान न देने के लिए कहा गया था। आगे चलकर सरकारी कर्मचारियों से भी हड़ताल करने को कहा गया। अहिंसात्मक आंदोलन पर जोर दिया गया तथा तोड़ फोड़ आदि की कोई बात नहीं थी। आंदोलन के कार्यक्रम की मुख्य बातें अग्र थीं। नंबर 1, करो या मरो का नारा लगाया था। नंबर 2, 12 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने तथा कर न देने का विशेष जोर दिया गया था। नंबर 3, पुलिस थानों, तहसील को अहिंसात्मक तरीकों से अकर्मण्य बनाने पर बल दिया गया। नंबर 4, आवागमन के साधनों को हानि पहुंचाने की मनाही की गई। नंबर 5, कार्यालय, बैंकों तथा अनाज के भंडारों को लूटना अहिंसात्मक नहीं माना गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के विकास की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको विस्तार से देखें। भारत छोड़ो आंदोलन तीव्र गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ा, जिसका विकास क्रम 4 सोपानों में व्यक्त करके देखा जा सकता है। नंबर 1, प्रथम सोपान, गांधी जी की 9 अगस्त 1942 की गिरफ्तारी से लेकर यह आंदोलन 3-4 दिन तक चलता रहा। पूरे देश में हड़ताल, जलसे और जुलूस निकाले गए। मजदूरों की हड़तालें बड़ी दृढ़ता से की गई। सरकार ने दमन और अत्याचार किए। मुंबई में 2 दिन के अंदर पुलिस ने 17 बार गोलियां चलाईं। अनेक व्यक्ति, औरतें और बच्चे मारे गए। इससे देश में विद्रोह की ज्वाला भड़की तथा आंदोलन का दूसरा हिंसात्मक पक्ष प्रारंभ हो गया। नंबर 2 पर है, बी पॉइंट है, द्वितीय सोपान, जनता ने सरकारी भवनों, दफ्तरों और संपत्ति पर धावे बोल दिए। स्टेशन, डाकखाने, थाने जला दिए गए। रेलों और तारों की लाइन काट दी गई। कहीं कहीं जनता ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया आदि पूर्वी जिलों में सरकार ने सेना और पुलिस की सहायता से दमन किया। बिहार के कुछ गांवों में मशीन गनों से लोगों को भून डाला। नंबर सी पॉइंट है, तृतीय सोपान, सितंबर 1942 से आंदोलन का तृतीय चरण प्रारंभ हुआ। सेना की ओर पुलिस की कार्रवाइयों से उत्तेजित जनता ने भी सशस्त्र आक्रमण किया। जनता ने सरकारी संपत्ति, संचार साधनों व अफसरों पर बम वर्षा की और घातक प्रहार किए। यह क्रम फरवरी सन 1946 तक चलता रहा। नंबर 4 आया, चतुर्थ सोपान में अब आंदोलन की गति बहुत मंद हो गई। सरकार का भयंकर अत्याचार और दमन चक्र चल रहा था। अपनी इस चतुर्थ अवस्था में आंदोलनकारियों ने स्वतंत्रता दिवस और तिलक दिवस मनाए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन और मुस्लिम लीग की विवेचना कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन और मुस्लिम लीग, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड मुस्लिम लीग, इसको विस्तार से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन एक असाधारण आंदोलन था, जिसमें विद्यार्थियों, किसानों और श्रमिकों ने महत्वपूर्ण भाग दिया था। यह भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई थी। इसमें सेना को 9 बार मशीन गनें चलानी पड़ी, 538 बार गोली चलाई गई। सरकारी आंकड़े के अनुसार 950 व्यक्ति मारे गए, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 तक थी। 60,229 लोगों को जेलों में डाला गया। 200 रेलवे स्टेशन नष्ट किए गए। 550 डाकघरों पर हमले किए गए। 50 डाकघरों को जला दिया गया। 3500 स्थानों पर तार व टेलीफोन लाइन काट दी गई थी। 70 थाने व 85 सरकारी भवन जला दिए गए थे। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति था। इससे जनता में जागृति आई, विदेशी शासन से लोहा लेने का भाव उत्पन्न हुआ और भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार हुई। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें सहयोग नहीं दिया था, इसलिए अंग्रेज तथा लीग और अधिक समीप आ गए, जिन्होंने ने मुसलमानों से सरकार की सब प्रकार की सहायता करने के लिए कहा। अंग्रेजों ने इस समय ऐसी सहायता को अत्यधिक मूल्यवान समझा और जब उन्हें भारत स्वतंत्र करना पड़ा, तब जिन्ना को पाकिस्तान पुरस्कार के रूप में दे दिया गया। इस आंदोलन का प्रभाव विदेशों में भी पड़ा। भारत को स्वतंत्र करने का लोकमत और भी अधिक तीव्र हो गया। चीन और अमेरिका ने स्पष्ट घोषित किया कि अब श्रेष्ठ नीति भारत को तुरंत स्वतंत्र कर देना चाहिए।
तो यह आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित सभी लघुत्तरीय क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। यदि आप और भी यूनिट्स को देखना चाहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एवं अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी वीडियोस देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।